हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट। सो आज दिवाली भी है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू विद द prosperity and happiness in your life. So let's start our lecture. Let's get started. First of all, what is development? The process in which something grows, becomes more mature and advanced. कोई भी चीज जिसमें हमारी जो चीज वो हमारी कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग है या नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी है, कोई भी चीज ले लो, अगर वो और भी ज्यादा मैच्योर हो रही है या उसमें बदलाव आ रहा है, वो एडवांस हो रही है और उसमें अच्छी तरक्की हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। अब इसका मतलब है, मान लीजिए हम आपका एग्जांपल ही लेते हैं। अगर आपके 10th में मान लीजिए 9th में मान लीजिए 90% आए थे और 10th में आपके इस बार आए 95%, तो 5% का आपने क्या किया? डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज एनीथिंग। डेवलपमेंट हम किसी भी चीज डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होती है, किसी भी चीज को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब आती है बात ह्यूमन डेवलपमेंट पर। Development of an individual in such a way that he could live a happy life and fulfill all materialistic desires means ह्यूमन की डेवलपमेंट तभी होगी जब वो अपनी लाइफ हैप्पी से, सुकून से जी पाए, खुशी से जी पाए और अपनी सारी की सारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भी मटेरियल वाली चीजें होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको वो उन डिजायर्स को वो फुलफिल कर पाए। और वो कैसे फुलफिल होंगी? पैसे से। ठीक है जी। अब चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट से ही निकला है। तो नेशनल डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो कोई भी अगर नेशनल डेवलपमेंट तब कहा जाएगा कि अगर किसी नेशन की इम्प्रूवमेंट हो रही है, वहाँ के जो सिटीजन्स है उन उनको अच्छी लाइफ मिल रही है, उनको अच्छे क्या नाम है, उन्हें अच्छे वो चांसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के, तभी नेशनल डेवलपमेंट कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट पार्ट है इसमें डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स। मीन्स इसका मतलब देखते हैं। मान लीजिए आप हैं, आप ही का एग्जांपल लेते हैं। आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगी? आपके लिए यही डेवलपमेंट होगी कि अगर 90% आए हैं, एक बॉय के लिए यही होगी 90% आए तो आगे में 95% आए। लेकिन गर्ल के लिए भी यही होगी। लेकिन एक गर्ल के लिए ये भी हो सकती है कि जितनी इज्जत या फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज एक बॉय को मिलती है, उतनी ही गर्ल को भी मिले, तो ये भी उसके लिए डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो आगे चल के आगे देखते हैं। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, इनके लिए क्या होगी? लैंडलेस रूरल लेबर कौन होते हैं? लैंडलेस रूरल लेबर्स होते हैं जो कि छोटा मोटा काम करते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता। तो इनके लिए यही होगी डेवलपमेंट कि उन्हें ज्यादा दिन मिले काम करने के लिए, ज्यादा वर्क मिले, है ना। फिर आगे है बेटर वेजेस, उन्हें अच्छे काम तो वो कर रहे हैं, फिर काम के उन्हें अच्छे पैसे भी मिले, बेटर वेजेस। ठीक है, बेटर वेजेस, अच्छे, उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी वो मिले, क्या है, अच्छे उन्हें पैसे भी मिले काम करने के। इकोनॉमिक एंड
सोशल इक्वालिटी, अब उन्हें अच्छी मान सम्मान दिया जाए, कोई ये सब डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि तुम लैंडलेस रूरल लेबर हो तो तुम्हें कम पैसे दिए जाएंगे, पर काम तुम्हारे से उतना ही कराया जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं हम प्रॉस्पेरस फार्मर्स पर। व्हाट दे नीड, अब उनके पास जो लैंडलेस रूरल लेबर्स के पास नहीं है, वो तो उनके पास है ही, तो वो क्या डिमांड करेंगे, वो क्या चाहेंगे, हायर फैमिली इनकम, उनकी फैमिली की इनकम जो है वो अपनी फैमिली को जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हाई हो। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उनकी बच्चों की जो एजुकेशन है वो अच्छी हो, बेटर हो। टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रॉड, अब वो अपने बच्चे को अब्रॉड में, फॉरेन में भी सेटल करवाना चाहते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। इस ऐसे करके स्टेटमेंट आती है और फिर कहा जाता है प्रूव दिस स्टेटमेंट या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, इट मे इवन बी मोर बी डिस्ट्रक्शन, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अब मान लीजिए हमारे हमारे को कोई कहता है कि हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ चलो अच्छी बात है, थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, लेकिन जहाँ जिस जमीन पे हम बनाएंगे, जो जमीन उसके लिए खर्च हो रही है, उसमें जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां पे तो बल्कि और वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए तो और डिस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ हो गया और एयरपोर्ट हो गया, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स हो गया। अब देखिए, मान लीजिए 2 लेन की रोड है, ठीक है, 2 तरफ की रोड है, एक आगे की एक जाने की। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता है तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है, तो लोगों को और आसानी हो जाएगी कि अब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी, आसानी से ट्रांसपोर्ट यातायात वगैरह चला करेगा, तो कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसी 2 आने जाने वाली लेन के पास में जो घर थे, अब उन्हें भी तो काटे जाएंगे, तभी तो 4 लेन बनेगी, तो जिनके घर काटे जाएंगे उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है, फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए पीपल, 1 मिनट, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, हम जो डेवलपमेंट के लिए लोग हमेशा पूरा गोल्स को मिला जुला के उसे डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बाकी चीजें देखी जाती हैं कि उन्हें कितनी इनकम, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी वगैरह भी इम्पोर्टेंट होती है। इनकम एंड अदर गोल्स, besides seeking more income, people seek things like equality, freedom and security. They resent discrimination. अब इन दोनों लाइनों का आपको बताता हूँ। Besides seeking more income, लोग क्या चाहते हैं, उन्हें पैसे भी ज्यादा मिले और उन्हें अच्छी वो भी मिले, क्या, और उनको अच्छी वेटेज भी, वो भी मिले, क्या नाम है, अच्छा सोसाइटी में अच्छा स्टेटस मिले, उन्हें अच्छी इक्वालिटी मिले, सब सब लोग एक समान हो, फ्रीडम मिले बोलने के लिए, वो अपनी बात रख सके, सिक्योरिटी हो उनकी जॉब में। ठीक है जी, और उन्हें दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट मीन्स अ लॉट टू आवर लाइव्स। इसमें भी यही मतलब है कि कई चीजें हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन कह रहा हूँ, सॉरी, इक्वालिटी, मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूँ, जैसे ये इक्वालिटी है,
ज्यादा बड़ा सा करो। जैसे ये इक्वल भाई क्या हो रहा है ये। जैसे ये इक्वालिटी है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये सब हमारी ऐसी चीजें हैं कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत लॉट, ये हम इसे मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हमारे लिए बहुत मीन रखती है, बहुत मेजर कर, बहुत वैसी चीज है कि इससे हमारी मान सम्मान बढ़ता है। So there are many things that are not easily measured but means a lot to our lives. अब आगे चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट चार टाइप की होती है: पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये चार टाइप की हमारी डेवलपमेंट्स होती है। ये हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की बुक में, और आगे चैप्टर में भी हो सकता है, में भी हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी, नेशनल डेवलपमेंट तभी होगी जब वहाँ के सिटीजन, वहाँ के जो लोग हैं, उसकी उनकी जो लाइव्स है, उनकी जो जिंदगी है वो सुधरेगी, इम्प्रूव देयर लाइव्स, ठीक है। अब देखते हैं मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब लोग कहेंगे कि कैसे, हमें कैसे पता चले कि लोगों की जिंदगी अच्छी हुई है कि नहीं। तो ऐसे पता चलता है कि उस कंट्री की कितनी जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं। सोशल फैक्टर, अभी अपने पढ़े थे सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर वगैरह। तो देखिए सोशल फैक्टर्स हो गए लिटरेसी, सोशल फैक्टर्स हो गए लिटरेसी रेट्स, और क्या हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। लिटरेसी रेट होता है कि वहाँ पे सोशल फैक्टर हुआ कि उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर रीजन में कितनी पढ़ाई करवाई जा रही है, कितनी पढ़ाई दी जाती है लोगों को। तो ये हुआ लिटरेसी रेट। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने अवेलेबल है, क्या हेल्थ केयर का स्टेटस है। तो ये सब हमारा सोशल फैक्टर हुआ। अब इकोनॉमिक फैक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि वहाँ पे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है भी, कि वहाँ पे लोग आ गए और वहाँ पे उन्हें काम ही ना मिले, ठीक है। अब चलिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन डेवलपमेंट। तो इसके लिए दो टाइप की संस्थाएं हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये क्या निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। इसकी फुल फॉर्म को हम कह सकते हैं HDR, क्या बोल सकते हैं, HDR, ठीक है जी। तो आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक जो होता है ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर किसी कंट्री या स्टेट की, किसी कंट्री की डेवलपमेंट को, स्टेट नहीं सिर्फ कंट्री की डेवलपमेंट को देखता है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे मेजर होती है, टोटल इनकम, जो उस कंट्री की टोटल इनकम है, हर इंसान की, हर एक इंसान की इनकम को मिला के अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन है। तो ये तो गलत मेजरमेंट है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख आती है किसी कंट्री की, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आती है मान लीजिए।
तो अब जरूरी तो है नहीं कि गरीब से गरीब आदमी भी 1 लाख कमाता हो और अमीर से अमीर आदमी भी, अंबानी भी 1 लाख कमाता हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक का ये जो होता है क्या है, नापने वो मेजरमेंट करने का तरीका रॉन्ग है। इसी पे क्वेश्चन भी आता है, लिमिटेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल। It gives no idea about distribution of income in a country। मतलब uneven income distribute हो रखी है। अब गरीब गरीब वाले को छोड़िए, चलिए हम मान लीजिए पॉपुलेशन में भी उसमें बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। बच्चे बूढ़े तो कमाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मेजरमेंट की जा रही है। अब देखते हैं यूएनडीपी का। यूएनडीपी क्या कर रही है, वो पर कैपिटा इनकम भी ले रही है, साथ में हेल्थ भी देख रही है कि उस कंट्री की हेल्थ क्या है, और एजुकेशन भी देख रही है। तो किसी कंट्री में अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वहाँ की ऑब्वियसली हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी है तो एजुकेशन भी अच्छी होगी। ठीक है जी। अब देखिए, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एवरेज इनकम अपॉन पर कैपिटा, अपॉन नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी टोटल इनकम है किसी कंट्री की, टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम या पीसीआई फाइंड होता है। ठीक है जी, ये था हमारा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। इसमें क्या था, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। जो जो वर्ल्ड बैंक है वो अपनी जो रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें वो पर कैपिटा इनकम को यूज करता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने में कि वो रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, या फिर बिलो पावर्टी है, या फिर अबव पावर्टी है, या अबव रिच है, हाईली रिच है। ये सब देखने के लिए वो पर कैपिटा इनकम का यूज करता है। आगे देखिए, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। तो जो यूएस डॉलर में जो कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर 12,056 से ज्यादा आती है तो वो रिच कंट्रीज होंगी। ठीक है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। अब जिस कंट्री में यूएस डॉलर 955 से कम की इनकम होगी या पर कैपिटा इनकम होगी तो वो लो इनकम कंट्री होगी। जैसे इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक, अब देखिए डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड नेबर्स। तो इसमें देखेंगे हम कि एचडी, पहले हम देखेंगे इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस नेशनल इनकम और मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल, ये सब देख के फिर हमारी एचडीआई रैंक देखेंगे। तो एचडीआई रैंक हमारी थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसे ही कुछ था ना, नहीं, यहाँ पे हमारा एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी और ऊपर हमारी है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी। तो देखिए श्रीलंका की जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम है 11,326। ये इसमें हमसे बहुत अच्छा है। श्रीलंका इंडिया से डेवलप्ड है। ठीक है, और वो 76 पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75.5 और मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल है 10.9।
इंडिया की है 6353। श्रीलंका और इंडिया में भी बहुत डिफरेंस है। तो हमें इसी डिफरेंस को खत्म करना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी, अब देखते हैं म्यांमार। ओ सॉरी, इंडिया का अभी पूरा सही ना हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.8। स्कूलिंग मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल है 66.4 और HDI रैंक है 130। म्यांमार में है 5567 और ये आता है 148 पोजीशन पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66.7 और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल है 4.9। पाकिस्तान हम सभी कंट्रीज में बहुत गिरा हुआ है, हमें वैसे भी पता है, पर डेटा के हिसाब से भी देखिए 150th पोजीशन पे आता है। और लेकिन इनकी ग्रॉस नेशनल इनकम अच्छी है, हमसे अच्छी नहीं है, हमसे तो कम है, लेकिन फिर भी अच्छी है। 5331 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमसे कम है 66.6 और क्या ये मीन ईयर्स भी कम है। अब नेपाल की देखते हैं, नेपाल की पाकिस्तान से भी कम है 2471। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेकंड नंबर पे आती है इनकी, थर्ड नंबर पे सॉरी। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल, वो पीपल एज्ड करके जो है ये आती है 4.9 पे और HDI रैंक में है ये पाकिस्तान से एक नंबर बस आगे। अब आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की ग्रॉस नेशनल इनकम है थर्ड नंबर पे और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सेकंड नंबर पे है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज्ड है 5.8 और HDI रैंक है 136। तो इन सब में क्या श्रीलंका हमारे पहले नंबर पे है, तो श्रीलंका हमारी क्या हो गई, फर्स्ट फर्स्ट कंट्री। तो इसको HDI ने बच्चा फर्स्ट बच्चे के फर्स्ट आया है ये बच्चा के नाम से इसे रैंक दे रखी है। 76 130 76 के बाद कौन सा नंबर आया, 130, फिर इंडिया है सेकंड, ऐसे कर करके सारी ये ऐसे करते करते पाकिस्तान है लास्ट। चलिए, HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI जो है होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है जी, HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। इनमें टोटल 189 कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, तो 189 में से हमारी पाकिस्तान की 150th रैंक है और हमारी क्या थी 130th रैंक है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। HDR पब्लिश्ड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसी थी डेफिनेटली फुल फॉर्म। चलिए, HDI की पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। ठीक है जी, ये तो आसान सी लाइन थी, आपको समझ में ही आ गई होगी। अब इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक HDR अभी हमने देखी थी, पाकिस्तान की देखी 150 है और इंडिया की देखी 130 है। तो इसमें चलिए बताइए, पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है कि इंडिया ज्यादा अच्छा है? मैं अच्छे बुरे के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के सेंस में कौन अच्छा है? इंडिया ही अच्छा है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट रैंक कम है, जिसकी कम रैंक होगी वो ज्यादा अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम के बच्चे पर 100,000 बच्चे, कितने बच्चे मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये देखा जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि डिलीवरी करते हुए जिन पर 1000 फीमेल्स, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो कई बार क्या होता है कि वो क्या नाम है, मदर्स
डाई हो जाती है, मदर्स मर जाती है। तो पर 1000 बच्चे कितनी मदर मर रही हैं, पर 1000 मदर्स कितनी मदर्स मर रही हैं, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। 1000 या 100 ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, आगे हम देखेंगे। एडल्ट लिटरेसी रेट, ये भी चलिए आगे देखेंगे। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन, अगर हमारी पावर्टी लाइन से कम होगी परसेंटेज, तो ये तो हमारे लिए फायदे की बात तो है नहीं। तो अब तो हमारी कंट्री, वो क्या नाम है उसका, क्या कहेंगे, पुअर कंट्रीज में आ जाएंगी। और 7th है हमारा पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी। मैं अभी आपको बता ही दिया था, जीडीपी होता है ग्रॉस डेवलपमेंट, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज द एज विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, सॉरी लाइव बोल दिया। तो ये एक एज बताई जाती है कि इतने पर्टिकुलर एज तक पर्सन, उस कंट्री के पर्सन रह पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मेल फीमेल से पीछे है। मेल्स की है 67.34 ईयर्स और फीमेल्स की है 69.64 ईयर्स। इसमें मीन्स फीमेल्स जीत रही हैं। क्या पता इसलिए रखी जा रही हो कि पहले, ये तो बहुत पहले की निकाली हुई है, तो पहले लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे ना कि फीमेल्स बाहर नहीं जा सकती, मेल्स जाएंगे, तो मेल्स की पॉल्यूशन वगैरह की वजह से उनकी क्या पता एज उन्होंने कम रखी हुई हो। तो इनमें फीमेल फर्स्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 year आउट ऑफ 1000 बेबीज, मैंने अभी आपको बता ही दिया था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स while giving birth to babies. ओके, अब आते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट पे। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ people of both sexes, then male sex and female sex aging more than 15 years, 15 years तक के जो मेल फीमेल हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। हैविंग द एबिलिटी टू रीड, ये वहां पर टेढ़ी टेढ़ी लाइन चली जाती है। हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, it measures the proportion of literate population in 7 and above age group। इसमें इजी सी लाइन लिखी थी, समझ आई गया होगा, आई होप सो, पर फिर भी समझा देता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख सकते हैं तो वो एडल्ट लिटरेट पीपल कहलाएंगे। अब जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो, जिस कंट्री में ज्यादा पीपल नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो उस कंट्री के लिए डिसएडवांटेज है, उसकी डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर रही है। Poverty line, the estimated minimum level of income needed to secure the necessities of life according to calories consumed by each person per day, which is 24,000। तो रूरल एरियाज की है 24,000, ठीक है। और अर्बन एरियाज की क्या है, और अर्बन एरियाज की है 21,000। अब देखिए कैसे, इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, रूरल एरियाज में हम खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ पे ज्यादा वो लगती है, क्या, वहाँ पे ज्यादा मेहनत लगती है, तो रूरल एरियाज की पर कै, पर कैलोरी भी ज्यादा है, 2400 है। लेकिन अर्बन एरियाज में लोग एसी में बैठे रहते हैं, ऑफिस में आराम से बैठ के अपना काम करते हैं, तो यहाँ की कैलोरीज भी कम है, 2100 है। कंपेयरिंग डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, जल्दी जल्दी अब केरला, बिहार और महाराष्ट्र का डेटा देखते हैं, हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है, अबाउट टू एंड ही है। स्टेट के हिसाब से पहले हम देखते हैं, स्टेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हरियाणा लिख लीजिए, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह हरियाणा होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने वहां पे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो हरियाणा में 33 मर रहे हैं, केरला में 10 का रेशियो रेट है और बिहार में 38 का। मीन्स यहाँ पे बिहार केरला की सिचुएशन अच्छी है, हरियाणा सेकंड नंबर पे है और बिहार थर्ड नंबर पे। लिटरेसी रेट देखिए, केरला में 94 रेट है पढ़ने का, कि वहां पे 94% से 94 के अराउंड पीपल पढ़ रहे हैं। हरियाणा में 82 है और बिहार में 62 है। नेट अटेंडेंस रेशियो, कि वहां पे बच्चे पढ़ने कहाँ पर ज्यादा पढ़ने जा पा रहे हैं, तो केरला में ज्यादा बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हरियाणा में फिर कम और बिहार में सबसे कम। तो इसके हिसाब से रैंकिंग भी बनाई गई है। रैंकिंग में देखिए केरला फर्स्ट नंबर पे, हरियाणा सेकंड नंबर पे और बिहार है थर्ड नंबर पे। पब्लिक फैसिलिटीज, अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन्स इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, यार स्क्रीन कहाँ चली, आ गया। अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मेडिसिन। मनी इन योर पॉकेट, जो हमारी पॉकेट में पैसा होता है वो हमारे लिए फ्री इन्वायरमेंट, मेडिसिन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वाटर नहीं खरीद सकता। अब मान लीजिए हम बड़ी से बड़ी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, बड़ी से बड़ी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वहां पे बड़ी से बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन अगर वहां पे अच्छा वही नहीं होगा, क्या अच्छा वहां पे सुविधा ही नहीं होगी, अच्छी वहां पे वही नहीं होगी कि रोड ही अच्छी नहीं है और वहां पे पॉल्यूशन बहुत है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वो भी कंट्री डेवलप कंट्रीज में नहीं आएगी। अब वहां पे कोई आदमी जा रहा है, अब वहां पे खराब सी सड़कें है, वहां पे वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो वहां से वो जाना ही चाहेगा, दूसरी कंट्रीज में ही जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये उस कंट्री के लिए डीमेरिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, आपने देखा होगा स्कूल में भी टीचर्स आपसे हाइट और वेट का फॉर्मूला बताते हैं, फिर वो बॉडी मास इंडेक्स लेने को कहते हैं। तो इससे बताता है, वो नरिशमेंट लेवल्स फाइंड करता है। एडल्ट में, एडल्ट ही बच्चे एक ही होता है, मतलब है बीएमआई, वेट केजी में वेट नापा जाता है, अपॉन में हाइट, जो मीटर में हाइट है उसका स्क्वायर किया जाता है। अब मान लीजिए हम एक वेट ले लेते हैं 20, ठीक है, 20 वेट हमने ले लिया, इसकी जगह मैं एक मिनट टाइप कर दूं, फिर वो गंदी राइटिंग आती है अजीब सा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं इसकी जगह टाइप कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारी हमने हाइट ले ली 20, हाइट का वेट 20 ले लिया, ठीक है जी, अपॉन में हमने डिवाइड किया उससे हाइट, हाइट हमने मान लीजिए 2 ले ली, ठीक है, 2 का अभी हमें स्क्वायर कैसे लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा, ये मैंने ऐसे लगा दिया है और ये ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखिए 20 बाय 2 जा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इज इक्वल टू 5। मैंने एग्जांपल लिया है, तो अगर मान लीजिए अब ये 5 आ रही है, तो 5 तो भैया बहुत कम कैलोरी हो गई, है ना, 5 तो बहुत कम कैलोरी हो गई, तो इतनी तो उन्होंने मना करी है ना कि, तो इसमें देखिए अगर बीएमआई जो है वो लेस देन 18.5, 18.5 से कम बीएमआई आ रहा है, तो पर्सन जो है वो अंडर नरिश्ड है। ये भले हमने एग्जांपल लिया था, बहुत ही गलत एग्जांपल था, गलत नहीं मीन्स हम मैंने गलत
नंबर्स लिए होंगे, वेट गलत लिया होगा, इस वजह से ऐसी आई। तो वो अंडर नरिश्ड था बच्चा, उसे ज्यादा खाने को नहीं देते होंगे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे गलत मत सोचना। इफ BMI इज मोर देन 25, अगर BMI 25 से ज्यादा है तो पर्सन इज ओवरवेट। मेरे जैसा, मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है, मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो वो ओवरवेट हो गया। अब आगे देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने इसके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में फिर से पढ़ लीजिए। PDS is improving health and nutritional status of people in some states and improving their BMI। तो वो इसमें क्या करते हैं, वो फ्री का वो फ्री का अनाज, चावल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ गया है वीडियो का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने इसे साइंस में, SST में, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ रखा होगा। तो देखिए, डेवलपमेंट इन कंसिडरेशन विद फ्यूचर एंड नेचर। हमें डेवलपमेंट ऐसी करनी चाहिए कि उससे ना हमारा फ्यूचर खराब हो और ना ही हमारा प्रेजेंट का नेचर खराब हो। सच डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। ऐसी डेवलपमेंट में हमारी प्रेजेंट का ख्याल भी रखा जाता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग without compromising the ability without compromising the ability of future generation to meet their needs। ये आपको डेफिनेशन बहुत बच्चों को अभी तक याद होगी, है ना? नहीं याद है तो बेटा याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ways to achieve it। साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमें एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, पोल्यूशन कम से कम करना है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, आपने पढ़ा ही होगा, फ्लोरा फोना एनिमल्स और प्लांट्स को कहा जाता है। मॉरल यूज ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है। मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड। तो चलिए, नीचे जो एक डिफरेंस दिया गया है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में दिया गया है, तो मैं यही बता देता हूँ। एग्जॉस्टिबल होते हैं रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फिर एग्जॉस्टेबल होगा, एग्जॉस्टेबल नहीं होगा, सॉरी सॉरी। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और इनएग्जॉस्टेबल हुआ जैसे सोलर प्लांट्स हुए, वाटर हुआ, ये सब चीजें हमारी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आती है। अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स इसके नीचे खत्म ही है फिर। ठीक है, renewable resources which can be replenished by the nature but cannot be overused। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से दोबारा हम प्रोवाइड कर हमें मिल सकता है, लेकिन हमें उसे भी ओवर यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर हमारे पास भरपूर है, वो दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें उसे ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल में, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद द टाइम। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनाने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों, मिलियंस, बिलियंस लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाज अवर चैप्टर। आपको हैप्पी दिवाली फिर से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली।